हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ हमने कर क्या लिया फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर खराब ना होने पाए। किससे भी दिन लगाकर मैंने सारा चैप्टर सुनना है एक एक बच्चे से। मैंने बिजनेस का मीनिंग कराया, उसके बाद बेटा बिजनेस के 6 फीचर बता दिए थे। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बता दिया ऑन 8 बेसिस। आज बाबू बिजनेस को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। आज चाहे किसी का पहला दिन हो, उसको यहीं से ही टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। बाबू बिजनेस को क्लासिफाई कर रहे हैं आज हम फर्दर पार्ट्स में। पहले मैं बता देता हूँ, पिछली बार मैंने सिर्फ कॉमर्स वाला पार्ट कराया था, ये वाला पार्ट छोड़ दिया था। ठीक है जी, इस बार मैं करा दूंगा। ठीक है, जबकि मुझे पता है पेपर में यहां से आने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ मेरी 1 मार्क की है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। वो बिजनेस को दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। सर ऐसी बात है कि ये तीनों बातें आपने कभी ना कभी पहले पढ़ी हुई हैं, इधर 9th में और 10th में पढ़ी हैं, सबसे पढ़ी है। मैं आज बात जरूर कर दूंगा इस पर बेटा मेरा मतलब इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं है ये। यहाँ से कुछ आया तो बेटा मन में आकर एक आध क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। बेटा मेरा मुद्दा कॉमर्स से ही रिलेटेड है सारा का सारा। तो पहले थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर इधर कर देता हूँ, फिर चर्चा इधर कर दूंगा। बस मैं पहले टर्शरी सेक्टर के बारे में एक बात बोलूंगा, बाकी सब पेंडिंग रहेगा। बेटा कॉमर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा ये ट्रेड क्या होता है? बेटा ट्रेड सिंपली मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा गुड्स को और सर्विस को खरीदना और बेचना ही ट्रेड है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म बिजनेस एंड ट्रेड। बेटा ये भी बाइंग और सेलिंग की बात करता है, पर ये बेटा प्रॉफिट मोटिव की भी बात करता है। ये डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस की भी बात करता है। ऐसी कोई बात ट्रेड नहीं करता। ये कहता है गुड्स का खरीदना और बेचना ट्रेड है। यानी कि अगर आपकी मदर ने पूरे महीने भर अखबार इकट्ठी करी और एक दिन महीने के उठाकर रद्दी बेच दी, तो वो ट्रेड तो है, पर वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस वाली बात नहीं आती वहां पर। ट्रेड क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ट्रेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू ट्रेड फर्दर 2 तरीके का, ये पोर्शन आसान है, फटाफट से खत्म करेंगे। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। बेटा इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। वो ट्रेड जो बेटा एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है, देखो नाम है इंटरनल ट्रेड। वो ट्रेड जो मेरे देश के अंदर अंदर होता है खाली, उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। या एक ही कंट्री इन्वॉल्व है सिर्फ, इसे आप कह लो होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, नेशनल ट्रेड, सब एक ही बात है। इंटरनल ट्रेड सब एक जैसी बात है। बेटा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जहां कम से कम 2 कंट्री इन्वॉल्व है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। यानी कि वो ट्रेड जो एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकला, वो बेटा एक्सटर्नल ट्रेड है। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा इंटरनल ट्रेड फर्दर 2 तरीके का, होलसेल और रिटेल, बताने की जरूरत भी नहीं है। खैर होलसेल क्या होता है? कंपैरेटिवली बेटा ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बाय करना और ज्यादा ही क्वांटिटी में बेच देना इस होलसेल। रिटेल क्या होता है बेटा? कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी में गुड्स को बाय करना और लेसर में ही बेच देना इस रिटेल ट्रेड। सिंपल। बाबू एक्सटर्नल ट्रेड फर्दर 3 तरीके का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, सब सामने देखेंगे। बेटा इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और एंट्रीपोर्ट। सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में पहले बात कर लो, बहुत जरा सी फटाफट से बताना एक्सपोर्ट क्या होता है आपकी भाषा में। पिछली बार मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। अगर मैं आपको याद कराऊं ना, मैं इन तीनों के ऊपर एक लेक्चर लगा दिया था। इतना तो नहीं लगाऊंगा, पर थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। एक्सपोर्ट क्या होता है? अपने देश में गुड्स बनाकर बाहर भेजना इज एक्सपोर्ट। सर भेजना या बेचना? मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था, बेचना या भेजना? फटाफट से बताओ जल्दी से, आपका गैस क्या कहता है? बेचना या भेजना? फर्क होता है ना, सेल करना या सेंड करना, फर्क होता है ना। सर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं,
इसका बेचने से कोई संबंध नहीं है। बाबू अगर आप बाहर गुड्स भेज भी रहे हो चाहे बेच नहीं रहे, वो एक्सपोर्ट होता है, मैं प्रूव कर दूंगा, 10 मिनट दे दो चलो मुझे, ठीक है जी। सेम वे बेटा इंपोर्ट क्या होता है, बाहर से गुड्स लाना या बाहर से गुड्स खरीद कर लाना। इंपोर्ट क्या होता है, बाहर से गुड्स ले आए वो इंपोर्ट है, या बाहर से गुड्स खरीद कर लाए तो इंपोर्ट है। सर बाहर से सिर्फ अगर आप गुड्स ले भी आए हो तो वो इंपोर्ट है, साबित कर देता हूं बहुत जल्दी, जल्दी से 2-4 बातें आराम से सुनना और समझना, ये बात ना एक ही बारी में बुद्धि में बढ़ जाएगी। बेटा इंडिया में ना जब आप किसी भी लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो कस्टम पोर्ट पर आएगा गुड्स, या बेटा कस्टम एयरपोर्ट पर आएगा गुड्स, 200% का टैक्स है, 200%। अब क्या होता है बेटा, कई बार ना उस लग्जरी के चक्कर में ना बड़े बड़ी हस्तियां फंस जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा सचिन तेंदुलकर साहब अपनी जिंदगी का लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और माइकल शुमाकर फॉर्मूला 1 रेस का एक बहुत बड़े प्लेयर है, वो सचिन से बड़े इंप्रेस थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब को ऑस्ट्रेलिया में कार गिफ्ट करी ऑफ वैल्यूइंग 1 CR, 1 करोड़ की कार गिफ्ट करती, ठीक है जी। सचिन तेंदुलकर साहब उसको इंडिया में ला रहे थे एंड इट इज कंसीडर्ड एज इंपोर्ट, क्योंकि बेटा बाहर से गुड्स खरीद कर लाना इंपोर्ट नहीं होता, अगर आप बाहर से गुड्स ला रहे हो तो वो इंपोर्ट है, मैंने भी समझाने की कोशिश की थी। और बेटा लग्जरी पे कितना टैक्स है इंडिया में, 200%, यानी कि 1 करोड़ की कार 2 करोड़ का टैक्स। अब आपको पता ही है क्या हुआ होगा, अब सचिन तेंदुलकर साहब ने बोला यार ये क्या अच्छा गिफ्ट मिला, 2 करोड़ का चूना मुझे ही लगेगा, ठीक है जी सर। और अगर सचिन तेंदुलकर साहब इस गिफ्ट को बारों बार बेच दें तो लोग ना छोड़े, मीडिया ना छोड़े कि गिफ्ट मिला, गिफ्ट भी बेच के खा गए करोड़ रुपए, मीडिया किसी भी तरफ नहीं छोड़ता ना फिर तो, अगर नहीं छोड़ता तो। अब वो 2 करोड़ दें ऐसा हो नहीं सकता, हिंदुस्तान है ना, जो दे सकता है उससे लेना नहीं, और जो नहीं दे सकता उसको नहीं छोड़ दो। रिक्वेस्ट की गई सचिन तेंदुलकर साहब की तरफ से एक गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने रातों रात लॉ बदला और इसको माफ कर दिया टैक्स से, और वो इंपोर्ट हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। एक नहीं है मेरे पे एग्जांपल, मैंने पिछली बार भी 5-7 एग्जांपल दिए थे। बाबू किंग फिशर के ऑनर मिस्टर बगोड़ा कौन है, विजय माल्या साहब। बाबू सर उनको ना बहुत शौक था एंटीक्स का, बापू जी की चश्मे की नीलामी और लाठी की नीलामी हो रही थी साउथ अफ्रीका में, खरीद कर लाए बोली में 2-3 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, गांधी जी का चश्मा और लाठी, ठीक है जी। अब खुद से कंगाल हो, खुद से बैंक के पैसों पे हो तो खरीद लो ऐसी चीजें। और एंटीक्स के ऊपर भी इंडिया में 200% का टैक्स था, इंपोर्ट हुआ 200% टैक्स, 3 करोड़ का खरीदा तो 6 करोड़ का टैक्स, दे कहां से। अगेन उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी, रातों रात लॉ बदला गया, टैक्स माफ कर दिया गया, एडेड भी है, क्या बोलूं मैं। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता, पता नहीं आपने ऐसी न्यूज सुनी थी कि नहीं सुनी थी 2011 में, कि वो ओरिजिनल वर्ल्ड कप दिया ही नहीं गया था पहले, वो बाद में मिला था इंडिया को, पता नहीं आपने सुनी थी कि नहीं। बेटा वो कस्टम में ही फंसा हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप के ऊपर भी 200% भी टैक्स था, और वो कस्टम में फंसा हुआ था, बाद में लॉ बदलकर वर्ल्ड कप को लाया गया, वो तो कॉपी दी गई थी, ओरिजिनल वर्ल्ड कप दिया नहीं गया था 2011 में मैच जीतने के बाद इंडिया को, ठीक है जी। खरीद कर ला रही थी इंडिया, बाहर से खरीद कर लाना इंपोर्ट नहीं होता, बाहर से अगर आप किसी चीज को ले आए हो वो इंपोर्ट है, मैंने साबित कर दिया इस चीज को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बेटा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप कभी जिंदगी में भूल कैसे जाते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है जी। लो मैंने एग्जांपल लिख दिया सबसे बेहतरीन, ठीक है ना, पिछली बार भी लिखे थे। इंपोर्ट क्या होता है बेटा, दूसरे देश में बना हुआ सामान अपने देश में ले आना इज इंपोर्ट। सोनिया गांधी हमने इंपोर्ट ही तो किया है, इटली की तो है वो, ठीक है जी। एक्सपोर्ट क्या होता है, अपने देश में कोई सामान बनाना और बेटा दूसरे देश में भेज देना इज एक्सपोर्ट। सानिया मिर्जा हमने एक्सपोर्ट ही तो की थी पाकिस्तान, वो बात अलग है कि वो वापसी आ गई, ठीक है ना जी।
भूल भी कैसे जाते हो तुम बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने जा रहा हूं जो आपने आज तक कभी कहीं नहीं पढ़ी, वो है इंटरपोर्ट। बेटा ये क्या चीज होती है इंटरपोर्ट? बेटा इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज इंटरपोर्ट। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देकर इस बात को क्लियर किया था। बेटा आप ना यूएस से आपको ना एक ऑर्डर दे रहा है इंडिया को, लेट्स सपोज यूएस से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है इंडिया को, और ऑर्डर ये है कि ये इंडिया को कहता है कि आप हमें 500 केजी गोल्ड सप्लाई कर दो। ऑर्डर दे रहा है यूएस से इंडिया, लेट्स सपोज 500 केजी गोल्ड। बेटा इंडिया ने प्राइस तय कर लिया यूएसए के साथ, और एक टाइम डिटरमाइन हो गया इनके बीच कि किस डेट पर ये गोल्ड सप्लाई करेंगे और आप इनको पैसा दो। ठीक है जी बाबू, एक पैसा भी तय हो गया, एक डेट भी तय हो गई। इंडिया ने क्या किया? इंडिया के पास कौन सा अपना गोल्ड होता है बाबू? इंडिया ने क्या किया, ये सेम ऑर्डर प्लेस कर दिया यूएई में दुबई के लोगों को कि हम आपसे 500 केजी गोल्ड खरीदेंगे, फला फला प्राइस तय हो गया, फला फला डेट तय हो गई। इस डेट जिस डेट को आपने देना उससे 10-15 दिन के पहले की डेट तय हो गई। बेटा इंडिया ने ये गोल्ड इंपोर्ट किया फ्रॉम यूएई और एक्सपोर्ट कर दिया टू द यूएसए। बेटा इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरपोर्ट। समझ में आई बात? इंपोर्ट टर्म क्लियर थी, एक्सपोर्ट टर्म क्लियर थी, ये इंटरपोर्ट टर्म पहली बार। इंपोर्ट करना गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरपोर्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? चलो जी इधर देखना अभी बाबू, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, याद आए तो आंसर करना, नहीं आए तो मैं रिपीट करूंगा। इंटरपोर्ट कम से कम कितनी कंट्रीज के बीच होता है? कम से कम कितनी कंट्रीज के बीच इंटरपोर्ट? सर अगर इस एग्जांपल को देखो तो आपको दिख रहा है 3, पर मैंने एक बात बोली थी, सुनना जरा काम की बात। इंटरनल ट्रेड क्या था? ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, नेशनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मैंने क्या बोला था? कम से कम कितनी कंट्री आएंगी, शामिल होंगी? 2। बाबू अगर एक्सटर्नल में 2 होंगी तो इंटरपोर्ट में भी ऐसा कोई एग्जांपल तो होगा ना जहां कम से कम 2 ही कंट्री होंगी, तीसरी होएगी नहीं। सर कोई टीचर एक्सप्लेन करता ही नहीं उस हिसाब से, सब आपको यही कहते हैं कि इंटरपोर्ट के लिए 3 कंट्री चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैंने पिछली बार भी दिया था, 2 कंट्री में इंटरपोर्ट होता है और बहुत अच्छे से होता है। बेटा पुराने टाइम में जितने भी आईफोन आप देखोगे 6 और 7 तक, आईफोन पीछे उठाकर देख लेना, क्लियरली लिखा होता है, आईफोन पे लिखा होता था कि बाबू मैन्युफैक्चर्ड इन कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना, ऐसा लिखा होता था। बाबू अब एक बात बता देता हूं, एप्पल आईएनसी एक कंपनी है बेटा जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है यूएसए में, और ये पार्ट्स को बेटा चाइना भिजवा दिया जाता था फॉर असेंबलिंग, क्योंकि चाइना जैसी असेंबलिंग दुनिया के किसी देश में नहीं थी, ऐसी असेंबलिंग फैसिलिटी दुनिया के किसी देश में नहीं थी। ठीक है ना? और बेटा यूएसए को बहुत सस्ती पड़ती थी अगर वो काम चाइना से कराता था। मैंने पिछली बार लॉजिक भी दिए थे हर चीज के, ठीक है जी, इस बार इतना समय नहीं है तो मैं वो बात नहीं करता। बेटा आपने जब ये गुड्स भिजवाया, बेचा नहीं, सिर्फ भिजवाया, क्या ये एक्सपोर्ट है या नहीं है? फटाफट से बताओ। है? चाइना के एंगल से सोचो, आपने खरीदा नहीं, आप सिर्फ बस लेकर आए हो, क्या ये इंपोर्ट है कि नहीं है? है। आपने यहाँ पर बेटा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, मतलब असेंबल्ड कर दिया, पूरे आईफोन बन गए, आप बेच सकते हो, आपका इतना राइट है? नहीं। आप क्या करते थे? वापस करते थे गुड्स। सिर्फ चाइना के एंगल से बात सोचना, इन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया, पार्ट्स इंपोर्ट करे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, क्या ये इंटरपोर्ट नहीं है? इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरपोर्ट। देख लो 2 कंट्री नहीं है, तीसरी कहां है? तो एग्जाम्पल हो सकता है? पक्का से बात क्लियर? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू अब बहुत काम की बात आएगी 1 मिनट के लिए, उसके बाद बेटा कुछ
बातें ऐसी आएंगी जो मुझे नहीं लगता काम की है, पेपर में आई तो आई, और उसके बाद फिर काम की बातें चलेगी। बेटा वो 1 मिनट की बात क्या है, मैं अभी चर्चा करूंगा बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर। ये क्या होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है? विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड, जिनकी वजह से ट्रेड आसानी से चल पाता है, स्मूथ फ्लो पर चल पाता है, उन्हें बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ये निकाल दिया तो ये खत्म है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड, अगर ये गायब तो ये बिल्कुल गायब। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर में कोई फर्क नहीं होता। क्या करता था टर्शरी सेक्टर? विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या करता है? सपोर्ट सर्विसेज देता है प्राइमरी और सेकेंडरी को। वो सपोर्ट सर्विसेज बहुत सारी हो सकती है, मेरे कोर्स में 5 है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हटा दो, कोई बिजनेस है जो चल पाएगा? बैंकिंग हटा दो, वेयर हाउसिंग हटा दो, इंश्योरेंस हटा दो, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन ही हटा दो, कोई एक भी बिजनेस नहीं है जो चल पाएगा। तो बाबू जो बात ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में है वही बात टर्शरी सेक्टर में है। ये दोनों का काम सपोर्ट सर्विसेज देना है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का काम है ट्रेड को सपोर्ट सर्विसेज देना, टर्शरी सेक्टर का काम है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विसेज देना। इंट्रोडक्शन क्लियर? मैं 10 मिनट के लिए वो मुद्दा छेड़ रहा हूं जो मुझे नहीं लगता पेपर में किसी भी सूरत में आना चाहिए, पर बता देता हूं। ठीक है जी, पिछली बार भी बताया तो आपकी कोई तमन्ना ना रह जाए। बाबू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, ये पूरा चार्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जितना भी अगले 10 मिनट के अंदर। क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्री? सबने पढ़ी हुई है, कुछ कुछ बता दो। प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न्ड विद, ओ सॉरी, प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। इससे तो रिलेट करती है, या तो बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस से रिलेट करती है, या बेटा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इनसे रिलेट करती है। यही तो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो बस बाबू नेचर से रिलेट कर रही है किसी ना किसी तरीके से। बाबू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसमें से वही जो सिर्फ एक्सट्रैक्शन से रिलेट करेगी, जैसे कि आपने जमीन से क्या किया बेटा? एक्सट्रैक्शन कर लिया आयरन और का, या बाबू टिम्बर काट लिए बेटा पेड़ों से, सिर्फ नेचर पे रिलेट कर रहे हो। ठीक है ना जी बेटा? जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है बाबू? ये रिलेट करती है, प्राइमरी का ही पार्ट है, ये रिलेट करती है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है ना बेटा? जानवरों को पाला, उससे ही कुछ ना कुछ कमाने की सोच ली बेटा। ठीक है ना जी बाबू? क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री? फटाफट से बताओ किससे रिलेट करती हैं? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। ठीक है जी, मैंने दो अलग अलग बातें करी बेटा। एक्सट्रैक्शन वाली बात एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में चली जाती है, या रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, प्लांट और बर्ड वाली बात आती है, वो जेनेटिक में चली जाती है। ठीक है जी। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? अच्छा आपको पता है बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है? इसका काम होता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। हर उस चीज को आप इंडस्ट्री बोल सकते हो जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ठीक है जी। अब बताओ सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी सेक्टर के फिनिश गुड्स को ऐसा इनपुट लेते हैं और उनसे एक नया फिनिश गुड्स तैयार कर देते हैं। यानी कि इनका फिनिश गुड्स इनके लिए रॉ मटेरियल होता है हमेशा ही। प्राइमरी सेक्टर ने जो कुछ दिया वो इनके लिए क्या है? इनपुट है, एक रॉ मटेरियल है, उससे एक नया फिनिश गुड्स तैयार करने का दम रखते हैं। ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो फर्दर दो तरीके के, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर 4 तरीके की है। क्या क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक लाइन मैं बोलूंगा, सब कुछ क्लियर आपको पता है। जितना कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है। खत्म। मैन्युफैक्चरिंग में फर्दर 4 हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। बेटा एनालिटिकल क्या होती है? आराम से सुन लो बेटा, इन्हीं पे टाइम लगाना है, बाकी किसी पे टाइम नहीं लगाना। एनालिटिकल क्या होती है बाबू? सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसमें भी बेटा एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? ये इंडस्ट्री इनपुट के तौर पर एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं और उससे बहुत सारे फिनिश गुड्स निकाल देती हैं।
एक एग्जांपल इसमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है समझाने के लिए, क्रूड ऑयल। सर आपने साइंस में पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं यूपी बोर्ड में था, 9th-10th में मेरे कोर्स में था, तो मैंने कभी पढ़ा हुआ था। क्रूड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वेरियस प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। एक ऐसी भट्टी होती है जहां क्रूड ऑयल को बड़े ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर बेटा बॉईल करने पर बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। क्रूड ऑयल से ही मिलता है पेट्रोल, उससे ही मिलता है डीजल, उससे ही मिलती है नेचुरल गैसेस, उससे ही मिलता है कैरोसिन, उससे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट भी मिलते हैं। एक ही इनपुट है क्रूड ऑयल, उसको हम रिफाइन करते जाते हैं, रिफाइन करते जाते हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको शायद आइडिया होगा, आपको पता है डीजल ज्यादा रिफाइंड नहीं होता, तभी डीजल व्हीकल की लाइफ 10 साल 15 साल होती है, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल, क्या टू व्हीलर है फोर व्हीलर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 साल की आरसी देती है ना डीजल व्हीकल की, और पेट्रोल थोड़ा रिफाइंड होता है तो उसकी 20 साल की आरसी मिलती है। जनरेट एक ही चीज से होता है, क्रूड ऑयल से, लेकिन रिफाइनिंग की बात है, रिफाइन करते तो एक नया प्रोडक्ट मिलता जाएगा। बेटा एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करते हैं, इनपुट के तौर पर एक ही प्रोडक्ट लेती हैं और उससे वेरियस प्रोडक्ट जनरेट करती हैं। समझ में आ रही है बात? एक ही एग्जांपल है, ध्यान रखना अच्छे से, क्रूड ऑयल। क्लियर बात? बाबू सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? बेटा सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जो बहुत सारे, इसकी बिल्कुल अपोजिट, जो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलाकर एक प्रोडक्ट बना देती है, और उसके बाद बेटा उन सारे प्रोडक्ट को अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, सीमेंट बनने में आपको पता है किस किस चीज का यूज होता है? सर थोड़ा बहुत रेता, थोड़ा बहुत कटर मतलब जो बजरी होती है, थोड़ा बहुत बेटा आयरन, और तभी उसमें थोड़ी सी मजबूती ज्यादा होती है। अब आपने क्या किया, एक स्पेसिफाइड पोर्शन में इन तीन प्रोडक्ट को लिया, मिक्सचर क्रिएट करा, सीमेंट बन गया। बनने के बाद अलग कर दोगे रेता को उसमें से, कटर को उसमें से? हो ही नहीं सकता। ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री है, यानी कि ये क्या करती है, ये वेरियस इनपुट्स का यूज करती है एक आउटपुट बनाने के लिए। समझ में आई फर्क? ये क्या करती थी, एक इनपुट का यूज करती थी वेरियस आउटपुट बनाने के लिए। अभी तक सारी बात क्लियर है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को कहते हैं जो प्रोडक्ट तो बनाती हैं, लेकिन बेटा इनकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस से जाता है तब बनता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा है बेटा जहां प्रोडक्ट एक प्रोसेस में नहीं बनता, जहां बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, फ्रॉम शुगर केन। सर आपको क्या लगता है शुगर केन से शुगर बनाना एक ही प्रोसेस का काम है? आपको पता है कितने सारे बीच में हमें प्रोडक्ट मिलते चले जाते हैं। चलो थोड़ा सा बात कर देता हूं, ठीक है ना? अच्छा आप खुद सोचो, शुगर केन को देखकर लगता है बेटा इससे कोई इतना रिफाइंड प्रोडक्ट होगा जो बिल्कुल व्हाइट होगा, शुगर होगा? इतना रिफाइंड देखकर तो नहीं लगता, ठीक है ना? तभी बता रहा हूं बहुत सारे प्रोसेस से जाता है। आपको पता है शुगर केन को पहले बॉईल किया जाता है पानी में डालकर, वहां पे एक प्रोडक्ट मिलता है मोलाइसिस बोलते हैं। पता है क्या किसी को मोलाइसिस प्रोडक्ट का नाम सुना है? शराब बनती है उससे। पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना? मतलब मैं इतना, मैंने कोई फैक्ट्रियां नहीं घूमी हुई, पर कुछ ना कुछ जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं किसी चीज में डील करते हैं तो वो बताते रहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसे मिलता है हमें, तो मेरे को भी ऑफिस में मेरे सुनने को मिलता था, ठीक है ना? शुगर केन से मोलाइसिस बनता है पहले, ठीक है जी। बाबू आगे बढ़ो और रिफाइन करो, गुड़ मिलता है, और रिफाइन करो, खांड मिलती है, देसी खांड, शायद सुना हो आपने, ठीक है ना जी? ये अभी बता देता बेटा, बहुत हमें गुड़ इतना खराब नहीं करता, खांड इतनी खराब नहीं करती। आगे बढ़ जाओ, जब आप रिफाइन करते जाते हो ना, रिफाइन करते जाते हो, आखिरी स्टेप है शुगर, कितना खराब करता होगा आइडिया हो गई? समझ में आ रही है बात? तो सर आपको पता है ना शुगर केन से शुगर के बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। अगर एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करने में बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस हो, बेटा उन्हीं इंडस्ट्री को बोला जा रहा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
क्लियर है बात? एंड लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। बेटा जब एक कंपोनेंट को अचीव करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स को असेंबल किया जाता है। सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंथेटिकल एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, थोड़ा सा आराम से समझना। सर यहां मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, बहुत सारे इनपुट का यूज करूंगा। यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट मिलता था, बहुत सारे इनपुट का यूज करता था, पर यहां पर एक बार आउटपुट आ गया तो बाबू इनपुट्स अलग नहीं किए जा सकते, यहाँ किए जा सकते हैं। कंप्यूटर सर हो सकता है ना, मैंने मॉनिटर अलग ब्रांड का लिया हुआ, कीबोर्ड माउस अलग ब्रांड, सीपीयू अलग ब्रांड, मैंने क्या करा, असेंबल करा। बाबू यही असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम है, एक आउटपुट को अचीव करने के लिए। आउटपुट क्या मिला इन सबसे, कंप्यूटर। मैंने बहुत सारे इनपुट का यूज किया, क्या इनपुट को अलग किया जा सकता है? किया जा सकता है। सिंथेटिकल में अलग नहीं किया जा सकता, सीमेंट बन गया, बजरी रेता अलग नहीं हो सकते, यहाँ अलग हो सकते हैं, किसी भी टाइम अलग हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? सेम बात मैं कार के लिए भी बोल सकता हूँ, ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर। सर कार असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कितने सारे पार्ट्स असेंबल होके तो बनती है कार, इंजन, स्टीरियो, एसी, टायर, स्टीयरिंग, कितना कुछ असेंबल हुआ है। सब अलग अलग भी मिलते हैं मार्केट में, असेंबल हो जाएंगे तो कार बन जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ऑल डन? पक्का से पढ़ सकते हैं आगे अगर आप कहें तो। देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो बताओ मेरे को, वरना मैं सीधा ऑक्सिलरी स्टूडेंट। 1 मिनट का ब्रेक है, आपने कुछ पूछना है तो एक बार आप देख सकते हो। तो बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की स्टार्ट। मैंने आज एक ही बात पढ़ानी है, टाइम की लिमिटेशन है। ट्रांसपोर्टेशन आज डन कर देते हैं, बाकी का चारों डन कर देंगे, ठीक है? और जितना होता रहेगा रोज याद करना है। अब नंबर लगेगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का कल 3-4 बच्चों का, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। डिफरेंस याद कर लो, 8 बेसिस ऑफ योर चॉइस, मैंने 6 बोले थे, 8 कर लो, ऑफ योर चॉइस। 9 है, एग्जाम्पल छोड़ देना। ओ इधर देखना जरा फटाफट से, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इधर देखेंगे सब बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। सर मैं ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस को, ट्रेड को ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है। ठीक है जी, आराम से सुनना जरा। अच्छा पहले बताओ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब, तभी तो जरूरत समझ में आए बेटा। मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। यही मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। बेटा एक बात बोलता हूं, रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और यहां अगर फिनिश गुड्स रेडी हो गया है तो बेटा इसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए मुझे अगेन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। समझाने की बात करता हूं बेटा, एक जगह है गुरुग्राम, पुराना नाम गुड़गांव, यहां पर बेटा फैक्ट्री है मारुति उद्योग की। फैक्ट्री का नाम मारुति उद्योग की है, जहां कार बनाते हैं मारुति सुजुकी के नाम से, ठीक है? सर एक बात बताओ, कार बनाने के लिए जितने भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए सब गुरुग्राम में मिलते हैं? फटाफट से बताओ जल्दी से, सब गुरुग्राम में मिलते हैं, ठीक है? पक्की बात? नहीं बाबू, अगर मैं कहूं मारुति टायर इस्तेमाल करता है एमआरएफ का, मान लो, तो एमआरएफ की फैक्ट्री यहीं पर है? एमआरएफ की फैक्ट्री तो मुंबई है। फिर सर रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए? रॉ मटेरियल कार के लिए एक टायर भी तो है। अगर मैं बेटा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तो गुरुग्राम है, बाबू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक कैसे आएगा वो टायर? ट्रांसपोर्टेशन के बिना आ जाएगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ लैंड रूट से मिलने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ ट्रक से नहीं मेरा मतलब है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, चाहे वो वेसल है। यानी कि एयर रूट भी कवर कर लो, लैंड रूट भी कवर कर लो। सर ये बात मैं आपको बता देता हूँ, नए बच्चों को जो पहली बार चैप्टर अटेंड कर रहे हैं, तो किसी के मुंह से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि गुड्स जा रहे हैं एरोप्लेन से।
ये बेवकूफी मैं सुनना नहीं चाहता आज के बाद कभी भी। बेटा जब इंसान ट्रैवल करता है एयर रूट से तो बोलते हैं एरोप्लेन में जा रहा है, जब गुड्स ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। ऐसे ही ये बात पानी में, ये मत कह देना गुड्स जा रहे हैं शिप से। सर इंसान जाता है शिप से, गुड्स जाते हैं तो उसे बोलते हैं वेसल से जा रहा है, चाहे दिखने में दोनों की शक्ल सेम। गुड्स हमेशा वेसल से जाते हैं, ठीक है ना जी। ऐसे ही गुड्स हमेशा एयरक्राफ्ट से आते हैं। मैं सारे रूट की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सारे रूट। समझ में आ रही है बात? तो बाबू अगर मेरा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कोई स्पेसिफाइड जगह है, पूरी दुनिया से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, सर रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और यहां फिनिश गुड्स तैयार हो गया, कारें तैयार हो गई, सर कार सिर्फ गुरुग्राम में नहीं बिकेगी मारुति की, ऑल ओवर इंडिया बिकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिकती है। सर इसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए अगेन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आते हैं ना बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर कार, आती है ना बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर, देखा होगा आपने उतरते हुए। समझ में आ रही है बात? पक्का से। टी असम और दार्जिलिंग में होती है सबसे ज्यादा। हम चाय नहीं पीते क्या? हमारे पास कहां से आई? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। बाबू पिछली बार ना मैंने एक वर्ड बोला था जिससे मैंने ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत समझाने की कोशिश की थी। सर अगर आपको लगता है ना ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमारा धंधा चल जाएगा, अब बड़े भ्रम में हो आप। इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो कि कोविड आ गया और बहुत ज्यादा लेवल पे आ गया, डेथ्स काउंट नहीं हो रही थी, इतना आ गया, तब भी ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हुआ। मैं और इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता। एक और बात, एक दिन बंद करके देख लो, सिर्फ एक दिन, अगर आपके शहर में बेसिक फैसिलिटी ना खत्म हो जाए तो कह देना अगले दिन आधे परिवारों को मिल्क नहीं मिलेगा। जितने पैकेट वाले मिल्क खरीदते हैं लिख कर ले लो, पैकेट वाला मिल्क नहीं मिलेगा आधे से ज्यादा परिवारों को। अगले दिन बटर नहीं मिलने का, अगले दिन ब्रेड नहीं आने की, बेटा हर घर में देख लेना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है कि बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी, बाकी तो मैं क्या ही बोलूं आपको। समझ में आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत? तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन के बिना कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 5 7 10 दिन गुजारा चल जाएगा आपका, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ, अभी मेरे साथ बिल्कुल लेटेस्ट में हुआ है। कावड़ के दिनों में ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा रोका गया, बेसिक चीजें आ रही थी, ठीक है ना जी, थोड़ी सी भी बेसिक नहीं लगती वो सब बंद हो गई थी। एक नट्स है मखाना, बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज। पता है क्या रेट होगा? एक पैकेट आता है 120 रुपए के आसपास, पता कितने का हो गया था? 300 रुपए का सिर्फ। करके देख लो ट्रांसपोर्टेशन बंद। अभी तो 5 7 10 दिन ही हुआ, आपको पता लग जाएगा क्या है इसकी जरूरत। समझ में आ रही है क्या जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की? बाकी बातें कर, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।